अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर लोग से एक वीडियो आया था जिसमें एक पुलिस चौकी इंचार्ज नमाज पढ़ते हुए लोगों को ठोकर मार रहा था। इस हादसे को ज़्यादा दिन नहीं बीते कि अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस के एक हॉस्टल में अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ हॉस्टल में मारपीट देर की रात गई, मारपीट की उन पर घटना पथराव सामने आई किया है। गया, इसमें कुछ युवाओं उनकी के समूह बाइकें तोड़ दी गई, जय श्री राम के नारे लगाए गए। यह डरावना होने के साथ ही शर्मनाक और अक्षम्य है। यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल हॉस्टल में कई देशों के छात्र रहकर पढ़ाई करते हैं। गुजरात विश्वविद्यालय में लगभग 300 विदेशी छात्र पढ़ते हैं और लगभग 76 विदेशी छात्र हॉस्टल में रहते हैं। 16 मार्च की रात लगभग 10:30 बजे छात्रों का एक समूह नमाज पढ़ रहा था। लगभग 20-25 लोग आए, नमाज पढ़ने पर मारपीट कर दी। अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, भूटान, श्रीलंका आदि देशों के छात्र गुजरात यूनिवर्सिटी में हैं। वीडियो आप देख सकते हैं। This is really unacceptable. This is unacceptable. इस मामले की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनी गई। हादसे का जवाब भारत सरकार को उन सभी देशों को देना होगा जिन देशों के छात्रों के साथ मारपीट की गई है। विदेशी छात्रों के साथ इस तरह का बर्ताव सामान्य नहीं कहा जा सकता। दिल्ली के इंद्रलोक में हुई घटना को ये कहकर सही ठहराने की कोशिश की गई थी कि सड़कों पर नमाज क्यों पढ़ते हैं। क्या गुजरात यूनिवर्सिटी के छात्र सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे? क्या भारत का संविधान लोगों को अपने धर्म के अनुसार पूजा करने का अधिकार नहीं देता? मजबूरी में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, हॉस्टल में नमाज नहीं पढ़ सकते। कल यह भी हो सकता है कि यह कहा जाने लगे कि मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। बीते 10 सालों में धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा दिया गया है। यह कहने में गुरेज नहीं कि धार्मिक कट्टरवाद फैलाने में गोदी मीडिया की बड़ी भूमिका है। साथ ही लगातार जारी हेट स्पीच से भी माहौल ख़राब हुआ है। इंद्रलोक और गुजरात यूनिवर्सिटी की वारदातें उसी का नतीजा लगती हैं। घटना की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विदेश मंत्रालय ने इसका फ़ौरन संज्ञान लिया है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को सोशल मीडिया में आकर कहना पड़ा है कि राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इस मामले में फ़िलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अफगानिस्तान से आए छात्रों में से एक नौमान ने मीडिया से कहा कि हम जैसे बाहर से आने वाले छात्रों के लिए अब यहाँ रहना बड़ी चुनौती है। ये लोग अक्सर यहाँ आते हैं और कहते हैं जय श्री राम बोलो, नहीं तो चाकू मार देंगे। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। दूसरे देशों के छात्रों के लिए यहाँ बहुत जोखिम है। सोचिए, विदेशी छात्र अपने देश भारत की क्या छवि लेकर जाएंगे। और जिस तरह का वीडियो गुजरात यूनिवर्सिटी से आया है उससे दुनिया में भारत की क्या छवि बनेगी। देश की छवि को दागदार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होगी? पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह मुसलमानों के प्रति नफरत भरे भाषण देकर लोगों में उत्तेजना पैदा करने की कोशिशें तेज़ हुई हैं, इसके चलते अनेक जगहों पर हिंसा का माहौल बना है। उससे धार्मिक और सामाजिक सौहार्द काफ़ी बिगड़ा है। जबकि संवैधानिक तकाजा है कि किसी भी समुदाय की धार्मिक आज़ादी पर चोट नहीं की जा सकती, मगर पुलिस ज़्यादातर मामलों में हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाती है। इसकी बड़ी वजह यह हो सकती है कि ऐसे नफरती भाषण देने वालों में खुद सत्ता पक्ष के लोग शामिल होते हैं। स्वाभाविक ही है कि इससे पुलिस को सख्ती बरतने में हिचक महसूस होती होगी। शायद गुजरात यूनिवर्सिटी मामले में इसलिए तुरंत संज्ञान लिया गया क्योंकि मामला विदेशी छात्रों का था। अगर लोकल होता तो शायद नहीं भी लिया जाता। हेट स्पीच और मुसलमानों पर हमलों का संबंध चुनाव से भी है। अमेरिका के वाशिंगटन स्थित एक संस्था हिंदुत्ववाद ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि चुनाव के नज़दीक आते ही नफरती बयानबाजी बढ़ जाती है। 2023 के पहले के 6 महीनों में रोज़ाना 1 से ज़्यादा मुस्लिम विरोधी नफरती बयानबाजी दर्ज की गई थी। हिंदुत्ववाद की रिपोर्ट कहती है कि 2023 के पहले 6 महीनों में हेट स्पीच के 255 मामले दर्ज किए गए थे। संस्था ने हेट स्पीच मामलों का दस्तावेजीकरण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा को आधार बनाया था। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हेट स्पीच किसी भी तरह का संवाद हो सकता है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति या समूह के खिलाफ धर्म, नस्ल, राष्ट्रीयता, रंग, मूल, लिंग या अन्य पहचान के आधार पर भेदभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाए। डायचे वेले में रिपोर्ट छपी थी
कि जनवरी से जून 2023 के बीच भारत में हेट स्पीच के जो मामले दर्ज किए गए हैं उनमें से 70% उन राज्यों में हुए जहां 2023 या 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में हेट स्पीच के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज देखे गए। महाराष्ट्र इनमें सबसे ऊपर था जहां 19% मामले दर्ज हुए थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर मामलों में मुसलमानों के सामाजिक आर्थिक बहिष्कार की बात की गई, उनके खिलाफ हिंसा को उकसाया गया। यही नहीं, अक्सर हेट स्पीच के इन संवादों में ऐसी बातें कही गईं जिनका कोई ठोस आधार नहीं था और वे साजिश से प्रेरित लगती थी। रिपोर्ट कहती है कि 80% मामले उन राज्यों में हुए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी भाजपा की सरकार है। हिंदुत्ववाद ने कहा कि उसने हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी की, सोशल मीडिया पर साझा किए गए हेट स्पीच वाले वीडियो की पुष्टि की और उन मामलों को भी रिपोर्ट में गिना जिनके बारे में मीडिया में खबरें आई थी। भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के उल्लंघन को लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई संस्थाएं भारत सरकार से मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी शिकायतें कर चुकी हैं। ऐसे कई मामले हो चुके हैं जब किसी तरह का आरोप लगाने पर प्रशासन ने मुसलमानों के घर ढा दिए। कई संगठनों का आरोप है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार बढ़ा है। हालांकि भारत सरकार इन्हें गलत आरोप बताती रही है हमेशा से ही। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की वर्ष 2021 की रिपोर्ट में भारत को दूसरे वर्ष भी यानी 2020 में भी धार्मिक स्वतंत्रता का सर्वाधिक उल्लंघन करने के लिए प्रमुख चिंता वाले देशों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था। इससे पूर्व अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी वर्ष 2020 की मानवाधिकार रिपोर्ट में भारत में कई मानवाधिकार मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। इस रिपोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का जिक्र भी था। इस रिपोर्ट में फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान धार्मिक बहुसंख्यक आबादी द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों पर किए गए हमलों का भी उल्लेख किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में कुछ विशिष्ट लोगों को शामिल नहीं किए जाने के विनाशकारी परिणाम के बारे में बताया गया था, जो असम में बनाए जा रहे निरोध शिविरों से स्पष्ट था। धार्मिक आज़ादी की संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद भारत के 28 राज्यों में से लगभग 1/3 राज्यों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के कथित वर्चस्व से धार्मिक बहुसंख्यकों की रक्षा के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किए, जो देश में धार्मिक आज़ादी पर खतरा उत्पन्न करते हैं। रिपोर्ट में सोशल मीडिया और अन्य प्रकार के संचार माध्यमों पर मुस्लिमों, ईसाइयों, दलितों समेत विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध नफरत और दुष्प्रचार फैलाने की भी बात कही गई थी। अब बात करते हैं मीडिया की। वरिष्ठ पत्रकार एन राम ने कहा था कि भारत के न्यूज़ चैनल दुनिया के सबसे खतरनाक धंधे में बदल गए हैं। दुनिया के 180 देशों में मीडिया की आज़ादी नापने वाली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 2014 में 140वें स्थान पर था, अब 161वें पायदान पर पाकिस्तान से भी नीचे लुढ़क गया है। हाल ही में सर्वे के लिए नामी संस्थान CSDS ने देश के 206 पत्रकारों का गुमनाम सर्वे किया। इस सर्वे में 82% पत्रकारों ने कहा था कि उनका मीडिया संस्थान निष्पक्ष नहीं है, बल्कि एक पार्टी की तरफदारी करता है। ये कोई छुपी बात नहीं है। यही नहीं, हाल में एक बड़े एंकर को अपने चैनल में लेने के बाद चैनल के मालिक ने सार्वजनिक घोषणा की थी कि क्योंकि प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं इसलिए वे हमारे चैनल पर भी राज करेंगे। न्यूज़ लॉन्ड्री ने अनेक टीवी एंकरों के 3 महीने के कार्यक्रमों के विषयों पर एक शोध किया था। इस शोध में पता चला था कि अधिकांश एंकर लगभग आधे कार्यक्रम हिंदू मुसलमान विवाद पर करते हैं, 1/4 कार्यक्रम विपक्ष पर हमला करने के लिए करते हैं और देश के बाकी सब मुद्दे बचे हुए 1/4 में निपटा देते हैं। हिंदू मुस्लिम संबंधों जैसे संवेदनशील सवाल पर एंकरों और चैनलों की भाषा इतनी असंतुलित होती है कि वे हिंसा की आग में घी डालने का काम करता है। इस प्रवृत्ति पर हाल में सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी थी कि न्यूज़ चैनल भड़काऊ बयानबाजी का प्लेटफॉर्म बन गए हैं। प्रेस की आज़ादी अहम है, लेकिन बिना रेगुलेशन के टीवी चैनल हेट स्पीच का जरिया बन गए हैं। 2 हफ्ते पहले ही ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी NBADSA ने 3 टीवी चैनलों पर दिखाए गए नफरती शो पर कार्रवाई करते हुए उन पर जुर्माना और वीडियो हटाने का निर्देश जारी किया था।
इनमें एंकर अमीश देवगन, अमन चोपड़ा और सुधीर चौधरी के शो शामिल हैं। श्रद्धा वालकर मर्डर केस और रामनवमी हिंसा पर दिखाए गए शो के लिए टाइम्स नाउ नवभारत पर 1 लाख रुपए और न्यूज़ 18 इंडिया पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। आज तक को चेतावनी दी गई थी। 3 चैनलों को 7 दिन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विवादित वीडियो हटाने को कहा गया था। NBADSA के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस A.K. सीकरी ने कहा था कि हर अंतर धार्मिक विवाह को लव जिहाद कहना गलत है। जस्टिस सीकरी ने समाज में नफरत फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करने वाले प्रोग्राम चलाने वाले 3 टीवी चैनलों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। जस्टिस सीकरी ने हिदायत दी थी कि भविष्य में लव जिहाद शब्द का उपयोग बेहद सावधानी से करना चाहिए। इसका गैर जिम्मेदाराना उपयोग देश के सेकुलर ढांचे को चरमरा सकता है। एक्ट्रेस इंद्रजीत घोरपाड़े ने कुछ चैनलों के खिलाफ NBDCA को शिकायत दर्ज कराई थी। NBDCA ने कहा कि मीडिया किसी भी मुद्दे पर शो कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के कृत्य के कारण पूरे समुदाय को टारगेट करना गलत है। लेकिन न्यूज़ चैनल सुधर जाएंगे, इसमें शक है। दिल्ली की इंदरलोक की घटना हो या शनिवार की गुजरात यूनिवर्सिटी की घटना हो, इसमें कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनलों द्वारा फैलाई जा रही नफरत का कुछ न कुछ हाथ तो होता ही होगा। कहने को मीडिया का नियमन करने के लिए प्रेस काउंसिल बनी है, लेकिन उसने इस सवाल पर कोई कदम नहीं उठाया है। संपादकों की संस्था एडिटर्स गिल्ड है, लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं है। टीवी ने अपने आत्मनियमन के लिए एक संस्था बनाई है, इंडियन ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन, लेकिन उसका हाल ये है कि वे खुलकर इन नफरती एंकरों के पक्ष में बयान दे रही है। ऐसे में मीडिया की मर्यादा तय करने की जिम्मेदारी जनता और जन संगठनों की को ही लेनी चाहिए। या तो रवीश कुमार की बात मानकर टीवी देखना बंद कर दीजिए, या फिर चुनकर सबसे नफरती एंकरों और चैनलों का बायकॉट कर दीजिए। और कोई रास्ता तो बचा नहीं है। आज का भारतीय मीडिया निष्पक्षता तथा तथ्यात्मकता के न्यूनतम मापदंड के भी नज़दीक नहीं पहुंचता। इसमें टीवी चैनलों की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है और अखबार भी आगे आगे ख़राब ही होते जा रहे हैं। इसलिए मीडिया के नाम पर हमें क्या परोसा जा रहा है, आप देखिए। इन टीवी चैनलों को देखना छोड़ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।